औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PCN पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान शाहिद बदामी हाज़िर है। खोजा पीराई शिया इस्ना अशरी जमात एक ऐसा इदारा कि जिसको हम अपना माई बाप कहते हैं। हम जितने भी खोजा कम्युनिटी के लोग हैं उसे अपना एक माई बाप कहते हैं। और ज़ाहिर है कि हर इदारे की तरह ये इदारा भी जो है वो गवर्न होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी हमने इसको डिस्कस किया था और लोगों ने बहुत इसको सराहा था। ख़ास तौर पर वो लोग के जो एकेडमिक डिस्कशन को जो है वो इनकरेज करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा था। आज फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन पर थोड़ी सी डिस्कशन करें, हाइलाइट्स को थोड़ा सा देखें। ज़ाहिर है कि पूरा डिस्कशन तो या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा इसको हम कवर कर सकें कवर करें। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हो रही है तो तीनों मेहमान हमारे जो हैं वो लॉयर्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़ैनब सुलेमान साहिबा। मिस, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है वो यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। ज़ैनब सुलेमान साहिबा हमारी कम्युनिटी की, खोजा कम्युनिटी की, आप हम समझते हैं कि शायद फ़ीमेल में हमारे पास कोई लॉयर्स वगैरह जो है इस फील्ड में जाने वाले नहीं हैं, लेकिन बहुत ही सीनियर लॉयर हैं और आप जो हैं वो मेंबर रही हैं, हाई कोर्ट बार की मेंबर हैं अभी भी, और आप ऑनरेरी सेक्रेटरी रही हैं पाकिस्तान वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की। तो ज़ैनब साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ीशान मर्चेंट साहब हैं। ज़ीशान साहब जो हैं वो टैक्स के अंदर उन्होंने माशाल्लाह जो टैक्स के हवाले से उनकी एक बड़ी प्रैक्टिस रही हैं। आप भी लॉयर हैं हमारे साथ। और हमारे साथ हसन अकबर साहब हैं। हसन अकबर साहब एडवोकेट जनरल सिंध हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट खोजा पीराई शिया इस्ना अशरी जमात के। और चूँकि हम चार लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, तीनों जो हैं वो सिंध बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो एज एन एडवोकेट जनरल सिंध आप जो हैं वो चेयरमैन सिंध बार काउंसिल भी हैं, तो आप हम सब के चेयरमैन भी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये तीनों लोग हैं और हम इंट्रोडक्शन जो है वो छोटा सा हमारा हो गया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करना है, तो इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर आएँ, मैं ज़ैनब आपसे इसको स्टार्ट लेना चाहेंगे और ये पूछना चाहूँगा कि किसी भी इदारे में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, ऐसे ही चल पड़े, तो क्या यानी प्रॉब्लम क्या है? क्यों ज़रूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और अगर ना हो तो क्या जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी सोशल ग्रुप की। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास नहीं है तो इसका मतलब उसकी कोई लीगल रिकग्निशन नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो वो सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना बनाते हैं ताकि उसको रजिस्टर करें, वो मतलब उस मुल्क के कवानीन के अंदर में जो जहाँ ये ग्रुप है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये जो हमारा खोजा जमात है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1892 जी में। जी। अच्छा, फिर ये हुआ पार्टीशन हुआ। जब हम यहाँ पे आए, काफ़ी खोजा फैमिलीज़ यहाँ पे आई, तो फिर ये हुआ कि वो तो फिर एक ग्रुप हो गया। अब इनको पाकिस्तान के लॉज के अंदर भी रजिस्टर होना था, तो इस तरह से हम रजिस्टर हुए अंडर सोसाइटीज़ एक्ट 1860। तो वो ये है कि अब हमें कानूनी एक हैसियत हासिल है, हम अपने लिए काम कर सकते हैं। और मतलब हमारा पूरा एक हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी एक मैनेजिंग कमेटी है, उनका मतलब काम करने का अंदाज़ है, उसमें बाय लॉज हैं उनके, और एक लीगल वे में प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक, इसका ये फ़ायदा रहा। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज़ीशान बट साहब, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे आऊँगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हमारा एक क्लॉज 4 है जो एम्स एंड आप इजाज़त दें अगर। जी जी, ज़ैनब आपा ने जो जी हाँ। फरमाया, पहला तो मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने ये प्रोग्राम रखा है। डेफिनेटली एजुकेटिव होगा सबके लिए इंशाल्लाह। और सब इससे बेनिफिट करेंगे इंशाल्लाह, हम भी इससे लर्न करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाह रहा था ज़ैनब आपा के बारे में कि ये मेरे ख्याल से शी इज़ दी मोस्ट सीनियर फीमेल कॉर्पोरेट लॉयर इन आर कम्युनिटी। माशाल्लाह। और ये उस वक्त सरिजन बीचनो टॉप लॉ फर्म थी, उसमें काम करती थी जब मैं अभी लॉयर भी नहीं था। माशाल्लाह। तो उस ज़माने से तो उनकी सीनियरिटी। एक ज़ीशान भाई हमारे जो है ये टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और हमें जमात को हमेशा टैक्स के मामलात में हमेशा हेल्प करते रहते हैं विदाउट आई थिंक चार्जिंग एनीथिंग। चार्ज तो नहीं करें ना भाई? हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थर्ड मुझे ये क्लियर करना था कि आई एम नॉट अपियरिंग in my capacity as vice president खोजा जमात, not as advocate general। हाँ, जी जी, so it should be clarified। yes, हमें बहुत सारी complications नहीं नहीं बचा नहीं, देगा सही later सही, on। बिल्कुल सही है। So by definition मैं आपका चेयरमैन ज़रूर हूँ, बट इस वक्त मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए मेंबर ऑफ खोजा कम्युनिटी में अपीयर हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। और जो ज़ैनब आपा ने उसके बारे में फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है, सेट ऑफ रूल्स है एक्चुअली। एक
एक रूल्स रेगुलेशंस, अगर आप 2 आदमी भी घर में हैं, 4 आदमी हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट ऑफ एसोसिएशन किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है। और उसके अंदर से फिर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 में जो लोग अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करना चाह रहे हैं या वो सर्टेन काम करना चाह रहे हैं जो उस एक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसलिए हमारी जमात जो है वो इस लॉ के अंडर में रजिस्टर हुई थी। अब जो लेटेस्ट लॉज आ रहे हैं, चैरिटीज़ एक्ट वगैरह, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सर क्लॉज 4 हमारा जो है वो बताता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जमात। तो ये मैं जो अगर सादा अल्फाज में बिल्कुल हम अगर समझना चाहें कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये लिखा होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इससे क्या मुराद होता है? हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आएंगे कि वो क्या है, लेकिन हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इससे क्या मतलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुझे इन्वाइट करने का। और वो हम हमेशा से कहते हैं ना कि जब आप कुछ कर लें या किसी स्टेज पे हो जाए तो यू नीड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम। आप कम्युनिटी को न सिर्फ बता रहे हैं कि जमात क्या है, जमात कैसे चलती है और जमात ने आगे चलना कैसे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट एंड आई वुड like to not only congratulate you but the media and all the people who are responsible for holding this program. देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किसी भी सेट ऑफ रूल्स को आप क्यों बनाते हैं कि हम क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं और हम क्या क्या करेंगे। सही है। तो अब आप अगर कोई भी जब एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो उसका, जैसे आप किसी अगर कॉरपोरेट की बात करें तो मिशन, विजन और गोल्स होते हैं। सही है। तो हमारे यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें करना क्या है और क्या करेंगे और कैसे करेंगे। जो वो कैसे वाला पार्ट है उसको रूल्स कवर करता है, लेकिन करना क्या है और क्या क्या करेंगे वो आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या आपके प्रीएम्बल का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी डॉक्यूमेंट का इंटेग्रल पार्ट होता है। सही। इसमें कुछ बुनियादी सेट ऑफ आप कमांड्स डाल देते हैं कि ये तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। लेकिन इसके अलावा वो एक जनरल क्लॉजेस भी होते हैं कि वो तमाम काम करेंगे कि जो हमारी आइडियोलॉजी से इनहराफ नहीं करते, उसके अगेंस्ट में नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरीके से करें कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सादा ज़बान में एक 12-13 साल या 15 साल के बच्चे के लिए अगर मैं कहूँ तो ये वो क्लॉजेज होते हैं कि आपने करना क्या है और क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें अगर आप अचीव करेंगे। और इसकी ये एक तरीके से आपका बार होगा कि आपने जो है वो बेंचमार्क आप क्रिएट करते हैं और वो बेंचमार्क उसी के बेसिस पे तमाम फर्दर क्लॉजेज जो हैं या जो तमाम फर्दर लोग होते हैं वो उन्हीं कामों को करेंगे, उसके अलावा किसी और काम को नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अमेंड करना ज़रूरी है। ठीक। अच्छा, अब हम ज़रा क्लॉज वाइज आते हैं। हमारे टोटल जो है वो 27 क्लॉजेज हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 27 क्लॉजेज हैं और इसके जो लास्ट टाइम ये अमेंड हुआ था वो दिसंबर 2018 में हुआ था। क्लॉज नंबर 1 नाम बता रहा है, क्लॉज नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस खारादर में है, क्लॉज नंबर 3 के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी गई हैं। क्लॉज नंबर 4 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर जो है वो दिए हुए हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो मैं हसन अकबर साहब आपसे ये चाहूँगा कि क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 अगर इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कर सके। जाहिर है कि इतना हमारे पास वक्त नहीं होगा, हम थोड़ा सा इस पे चलेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में जो क्लॉज हमारे पास टोटल 7 हुए हैं। मैं शॉर्ट सा बैक हिस्ट्री बता दूं कि 5 मरतबा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है। 64 में ये रजिस्टर हुआ था, उसके बाद 65, 91, 2003, 2011 एंड 2018 लास्ट 2018। यस। जो नेम है आर्टिकल 1 जो है इसका नेम ऑफ द जमात, ये 64 में हमने जो जमात का नाम रखा था वो नेम होना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट एंटिटी है। अब ये जिन स्टूडेंट्स को इसका शौक है कि नेचुरल एंटिटी, नेशनल पर्सन क्या होता है और जुरिस्टिक पर्सन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन में ये हमारी सोसाइटी आती है। ये एक बाय फिक्शन ऑफ लॉ क्रिएट की जाती है, जिसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो उसका नाम भी है, उसका पता भी है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, उसके अकाउंट्स भी हैं और वो सू भी कर सकता है, प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है वो, और उस पर भी सू गया और नज़र कहीं नहीं आएगा आपको। तो सोसाइटी, कंपनीज एक्ट, ये जो कंपनीज ऑर्डिनेंस, ये सारा कॉर्पोरेट सेक्टर सारा चलता है इसी फिक्शन ऑफ लॉ पे चलता है। सोसाइटी भी इसी तरह से हुई। रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा खारादर में इसलिए था बिकॉज 64 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, और हमारी उस वक्त वहाँ ज़्यादा थी। डेफिनेशंस जो है वो एक्चुअली मीनिंग्स बताती हैं, जो टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर होती हैं उसको डिफाइन करती हैं। जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे,
उसमें अगर आप पहले 2 एम्स की पहले आप बात दो कर रहे कहा हैं, मैं आपसे देखिए चाह रहा आप था। पहला अगर उससे पहले आप अगर प्रीएम्बल इसका देखिए, द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द जमात शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द टेनेट्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ शिया इस्नाशरी स्कूल ऑफ थॉट ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम। तो पहली कंडीशन हम पे ये है कि हमारी सोसाइटी, हमारी जमात जो है वो इससे बाहर नहीं जा सकती। शिया इस्नाशरी फेथ को फॉलो करना कंपलसरी है। Number 2, propagate and assist in spread of religion of Islam in accordance with the Quran and as taught by Holy Last Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his progeny Ahlul Bayt alayhi salam। इन 2 चीज़ों से आप बाहर जा नहीं सही सकेंगे। है। तो ऑल्दो ये क्लॉजेज में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीएम्बल में इसको कवर कर दिया, ये हमारी बाउंड्री है। सही है, ठीक है। देन क्लॉज 1 जो एम्स का है वो कहता है कि टू ऑर्गेनाइज, मेंटेन एंड रन जमात और सोसाइटी ऑफ पर्सन्स हु आर खोजा एंड हु प्रोफेस एंड कंटिन्यू टू प्रोफेस द शिया। पहला ये कहता है कि पहला क्लॉज ये कह रहा है कि आप ऑर्गेनाइज करेंगे और मेंटेन करेंगे जमात को जो इनको रन करेगी, इनकी सारे अफेयर्स को, जो ये फेथ प्रोफेस करते हैं, जो इस फेथ को फॉलो करते हैं। और सेकंड क्लॉज ये कहती है टू प्रमोट यूनिटी एंड फेलो फीलिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ द जमात। तो आपने एक तो उनको मैनेज करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, मेंटेन करना है। उसके लिए आप ऑब्वियसली रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, इवेंट्स करते हैं, आप जो आगे इसी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में फर्दर आएंगे। और आपको एट द सेम टाइम इन मेंबर्स के अंदर यूनिटी के लिए को काम फॉलो करना है और यूनिटी भी साथ में करनी सही है। है। तो ये हमारे बेसिक अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने उसका अल्फाज में कहूँ कि यानी जमात का काम ये है कि उन लोगों के अफेयर्स को मैनेज करना कि जिनमें ये 3 चीज़ें हों। वो नंबर 1 खोजा हो, नंबर 2 शिया इस्नाशरी फेथ, और नंबर 3 वो हमारा मेंबर हो, जो कि हमारा नंबर जो पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव वही कि मेंबर्स के दरमियान यूनिटी को पैदा करना। सर तीसरा और चौथा ज़ैनब, अगर तीसरा और चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर उसको थोड़ा सा, ये जो दोनों हैं थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हैं रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारे अंडर में ऑलरेडी हैं, और जो मजहबी हैं, सेहत के हवाले से हैं, एजुकेशन के हवाले से हैं, इकोनॉमिक के हवाले से हैं, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उन सबको मतलब प्रमोट करना और इस बात का ख्याल रखना कि इसमें हम रसूल खुदा की सारी टीचिंग और अहले बैत रसूल ने जो हमें बताया है तो उनके मुताबिक हम इनको चलाएं। इन 4-5 सेक्टर्स के अंदर हमें काम करना है, रिलीजियस, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड सोशियो वेलफेयर। अच्छा, फिर दूसरा ये भी है कि उसमें हम और भी देखेंगे कि क्या काम हम कर सकते हैं, क्या कंड्यूसिव है जो फर्दर इसको प्रमोट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर मेंबर्स। सही है, ठीक है। सर जीशान भाई 5, 6 और 7 ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं, देखिए बुनियादी तौर पे तो ये है कि हम एक तो जैसे अभी हसन भाई ने कहा कि यूनिटी और डिसिप्लिन और फेथ, जो हम कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था ना, तो हमारा मुल्क भी इन्हीं 3 उसूलों पे बना था, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। वो भी खोजा और है। हमारी जमात और हमारी जमात का भी यही एक लॉ है कि हमें वो ही काम करने हैं कि जिससे हार्मनी क्रिएट हो, जिससे आप लोगों को जोड़ के रखें, क्योंकि मुट्ठी जब बंद रहती है तो वो मुट्ठी रहती है, और अगर वो हाथ खुल जाता है तो सब कुछ बिखर जाता है। तो हमारा मेन जो प्रीएम्बल क्लॉज है वो ये है कि सबको जोड़ के रखना, अहले बैत और रसूल खुदा की टीचिंग्स को फॉलो करना, और जो परवरदिगार ने सेट ऑफ रूल्स, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो जब हम हसन भाई ने जैसे बड़ा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया कि सेट ऑफ रूल्स, किसी भी इदारे को, किसी भी चीज़ को चलने के लिए सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है। क्यों परवरदिगार ने कहा कि दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़नी है, सेट ऑफ रूल्स, राइट, कैसे पढ़नी है वो आगे पता चल गया। सही। तो ये वो सारी बुनियादी चीज़ें हैं कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अभी 4 क्लॉजेज हमने किए, 5वें क्लॉज में कि हम सोशल और ओकेजन्स पे जो है ऐसी सेरेमनीज़ करेंगे जो जमात के रूल्स में या जो जमात के ऑब्जेक्टिव्स के साथ हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हम अपने तमाम अइम्मा की जो है विलादत को सेलिब्रेट करते हैं, हम उनकी शहादतों पे मजालिस करते हैं। तो ये हमारे सेट ऑफ रूल्स में है कि हम ये ऐसी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी है, ऐसी वो रिलीजियस अफेयर्स करें, क्योंकि ये रिलीजियस अफेयर्स सोशल गैदरिंग्स होती हैं। सोशल गैदरिंग से आप लोगों का एक व्यू पॉइंट डेवलप करते हैं, और वो जब व्यू पॉइंट डेवलप होता है तो एक सिमत में चलते हैं। तो हमारी जमात का जो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबको साथ लेके चलना। अगर कोई एक बात कह रहा है तो 100वां भी वही बात करे, ये पर्पज़ है जमात का। इसके अलावा जमात जो है अपने फ़ंड्स रेस कर सकती है। अब वो फ़ंड्स किस तरह से रेस कर सकती है? वो सब्सक्रिप्शन कर सकती है, जैसे जमात की मेंबरशिप फ़ीस है, या जैसे स्कूल चला रही है तो सब्सिडाइज रेट पे स्कूल की फ़ीस हो गई, या हॉस्पिटल है तो सब्सिडाइज रेट्स पे खोजा जमात के मेंबर्स को एक फ़ी चार्ज कर ली, या इसके अलावा डोनेशन के फॉर्म में मिल जाए। डोनेशन हमें, चूँकि हम लीगल एंटिटी हैं
तो हमें डोनेशन मिल सकता है, और उसकी कंडीशंस जब हम आगे उस पे डिस्कस आएंगे तो हम करेंगे आगे करते तो हैं हम इसको फर्दर डिलिब्रेट करेंगे कि डोनेशंस ले सकती है, और जनरली वो तमाम काम करे जो हमारे कम्युनिटी की वेल बीइंग, हमारी कम्युनिटी की सोशल वेलफेयर और हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए हो। तो ये बुनियादी तौर पे जमात के हमारे सारे इन ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट जो मैं इसमें समझाऊँ, अगर मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जमात का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। अगर हम देखते हैं ये जो 7 ऑब्जेक्टिव हैं, स्कोप लिमिटेड से मेरी जो मुराद है वो ये है कि ज़्यादातर हमारा जो जितनी भी 7 के 7 चीज़ें में लिखी हुई है कि ये काम करना है मेंबर्स के लिए, ये काम करना है मेंबर्स के लिए, ये काम करना है मेंबर्स के लिए, यानी 7 के 7 पॉइंट्स में मैं देख रहा हूँ कि 6 जगह पर मेंबर्स हैं। एक अग्री। मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करूँ। जी। लास्ट टाइम आपने 3 साल पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें भी एक सवाल आया था। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लॉज 6 को देखेंगे ना, आर्टिकल 4 के क्लॉज 6 को, टू रेज फंड्स, सब्सक्रिप्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द मेंबर्स and to utilize the same for all or any of the objects and purposes aforesaid। तो क्या उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था कि क्या हम फंड सिर्फ मेंबर्स से ही ले सकते हैं? अब मैं आपको एक बहुत लार्जर स्केल पर एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ना, ये बना हुआ है 1964 में, बेसिक डॉक्यूमेंट जो बना है, और बना है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में। ठीक है, 2 चीज़ें मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बाय द ईयर 2000 टिल 2005 तक मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जितनी सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं हमारे कराची में या पाकिस्तान में, जितनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ वगैरह जो हुई हैं, उसमें से कोई भी इसको इतना इन डेप्थ स्टडी नहीं किया करता था। सही है। जो रिक्वायरमेंट होती थी लॉ की, उसमें वो जो बना हुआ एक स्टैंडर्ड एक डॉक्यूमेंट होता था, उसमें कुछ अपना थोड़ा बहुत ऐड करके, जैसे हमने अपने शिया फेथ को इसमें ऐड किया, और इस तरह से डॉक्यूमेंट सिर्फ रजिस्टर हो जाना काफ़ी होता था। ठीक है। 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग के जब लॉज आए, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने प्रेशर किया और हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज आना शुरू हुए, हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में आया है। इसी तरह से हमारा चैरिटीज़ एक्ट 2019 में आया है, यानी 18 में पंजाब ने पहले चैरिटीज़ एक्ट बनाया, फिर सिंध ने बनाया, फिर बलूचिस्तान ने बनाया, फिर केपी ने बनाया। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट की वजह से जब ये इन इदारों को, एनजीओज़ को और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जब मॉनिटरिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, स्ट्रिंजेंट हो गई, उस वक्त सबने इन डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू किया। नहीं सही है सर, तो मैं इसलिए आपको मैं इसलिए ये बात इतनी वाइडर पिक्चर में कह रहा हूँ कि ऑल्दो इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हम डोनेशंस हम बाहर वालों से भी लेते हैं और ले सकते हैं। हम बाहर वालों पे हो सकता है कि किसी हद तक खर्च भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, जैसे फातिमा हॉस्पिटल में हम अक्सर इस वक्त असल में एक थिन लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना होगा ये कि हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना इस प्रोग्राम का, वो सिर्फ ये है कि जो इसमें लिखा है वो हम सिर्फ बता दें। अच्छा, क्या होना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या है, बहुत इंप्रूवमेंट की जगह है। एग्जैक्टली वो बिल्कुल होता है, वो कोई हम वो एक बिल्कुल एक सेपरेट है, हम वो अगर थिन लाइन क्रॉस कर देंगे तो जरा सा बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ यही बात कर रहा था कि जो इसमें भी नहीं पिलाएंगे, ठीक है, जो इसमें लिखा है वो हम इसको जो है वो करने की। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्लॉज 5 ये बता रहा है कि कौन हमारा मेंबर बन सकता है। तो उसके अंदर अगेन वही वाली बात है कि वो उसका खोजा होना जरूरी है, शिया इस्ना शरीफ फेथ पर होना जरूरी है, और वो ये अंडरटेकिंग दे कि वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज है उसको जो है वो उस पर अमल करेगा। ये क्लॉज 5 में बहुत क्लियर जो है वो ये लिखा हुआ है। थोड़ा 5.2 जरा इसमें देखिए। 5.2 ये कहता है कि जी ये वो खोजा ओरिजिन हो, शिया इस्नाशरी हो, प्लस जो है वो उनके जो बच्चे हैं, और अगर कोई खोजा है उसकी वाइफ जो है वो नॉन खोजा है तो वो भी खोजा शुमार होगी। ये और आगे एक और विडोज का भी है, और एंड विडोज ऑफ नॉन खोजा एंसेस्ट्री हु फॉलो शिया इस्नाशरी रिलीजन। तो आप ये देखिए, यानी हमारी विडोज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो खोजा थी, नॉन खोजा में शादी की उसने, तो अगर उसका जो हस्बैंड है वो नहीं होगा हमारा मेंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वाइफ भी है तो वो हमारी बच्ची अगर गैर खोजे में भी शादी करेगी वो हमारी मेंबर रहेगी। ऐसा ही। अच्छा, क्लॉज 6 जो है वो बताता है कि कितने तरीके के मेंबर्स हमारे पास हैं। पैटर्न मेंबर है, लाइफ मेंबर है और जनरल मेंबर है, उसकी फिर अलग एक वो हो जाता है। क्लॉज 7 मेंबरशिप खत्म कैसे हो सकती है। क्लॉज 8 से लेके क्लॉज 14 जो है वो अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट जो हमारी पोस्ट्स हैं उसको डिस्कस कर रहा है। तो इसका जो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा उसका एक खुलासा आपको समराइज़ कर दूं कि टोटल जो जमात के उमूर को जो चलाने वाले होंगे वो टोटल 15 आदमी की मैनेजिंग कमेटी है और 3 जो हैं वो विमेन काउंसलर्स हैं। अब इसके अंदर अगेन वही, अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो बाहर चले जाएंगे कि क्या होना चाहिए। है इस वक्त ये कि 15 मेल मेंबर्स
ये जमात की जो है वो मैनेजिंग कमेटी में होंगे। फीमेल मेंबर मैनेजिंग कमेटी की रुकन नहीं है। मेंबर्स 3 विमेन काउंसलर्स हैं जो कि इलेक्ट होंगी, लेकिन वो मैनेजिंग कमेटी की मेंबर जो हैं वो नहीं होंगी, तो वो विमेंस के अफेयर्स को देखेंगी। प्रैक्टिस में ये बता दूं आपको, प्रैक्टिस ये है कि मैनेजिंग कमेटी में अक्सर वुमेन काउंसलर्स को भी बुलाया जाता है, अक्सर उनका अगर उस ताकि उनकी भी पार्टिसिपेशन रहे, उनका भी इनपुट लिया जाए। इफ दे वांट एनीथिंग टू बी डन, एनी समरी टू बी अप्रूव्ड और एनी न्यू प्रोजेक्ट टू बी अप्रूव्ड, तो उसके लिए मैनेजिंग कमेटी में उनको बुलाया जाता है, बाकायदा डिस्कशन। अच्छा हसन भाई, अब मैं थोड़ा सा इसको फोकस होके मैं तीनों से सवाल करूंगा। हसन भाई, पहला सवाल आपसे, इसमें जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सबके जो है वो लिखे गए हैं। प्रेसिडेंट को कहा गया है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है जी, ठीक है, और ऑनरेरी सेक्रेटरी को कहा गया है कि ये एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ करेगा। उसका थोड़ा सा अगर ये थोड़ा समझा दे कि व्हाट इज द डिफरेंस। एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ जो है वो सेक्रेटरी ने करनी है एंड प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। प्रोजेक्ट्स की जो एग्जीक्यूशन है वो सब्जेक्ट टू जो आर्टिकल 10 है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 10, यानी इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं कि जनरल सेक्रेटरी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें करेगा। कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स रखेंगे, सब्जेक्ट टू कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन विद मैनेजिंग कमेटी, और कॉरेस्पॉन्डेंस वो करेंगे सेक्रेटरी के थ्रू होंगी। ये सारे फंक्शंस जो हैं उनके। एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो हैं वो ये हैं प्रेसिडेंट के कि वो मीटिंग्स को प्रेसाइड करना। प्रेसिडेंट और ऑनरेरी सेक्रेटरी दोनों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं हर सब कमेटी के, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रखा गया है, सेक्रेटरी को एग्जीक्यूटिव रखा गया है, और उसके लिए उनके जो फंक्शंस हैं वो यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है। थोड़ा सा उसको डिफाइन कैसे करेंगे इसको मैं अगर बड़ा सिंपली, हसन भाई ने तो बड़ा डिटेल में बताया, मैं अगर वन लाइनर कहूँ कि सेक्रेटरी जो है वो डे टू डे अफेयर्स जमात के सारे रन करेगा, और प्रेसिडेंट जो है जहाँ वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट आएगा या कहीं पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल आ जाएगा। तो हमारा सेक्रेटरी का जो रोल है, जैसे किसी भी इदारे में सेक्रेटरी जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल परफॉर्म करता है। यानी अगर किसी को कोई परेशानी है, यानी किसी भी कमेटी के मेंबर को कोई परेशानी है तो वो सेक्रेटरी के पास आएगा, और अगर कोई डिसीजन लेना है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, यानी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएगा वो, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को हेड जो कर रहा होगा वो प्रेसिडेंट हेड करेगा, और सेक्रेटरी जो है विद द परमिशन और विद इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट वो सारे वो रोल्स या ड्यूटीज अंजाम देगा जो प्रेसिडेंट उसको तहफीज हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो अलग अलग अपना क्या कहते हैं ताबीर हो उसकी। लेकिन अगर मैं इसको ये सवाल करना चाहूँ कि हु इज द मोस्ट पावरफुल मैन, ऑनरेरी सेक्रेटरी? नाइदर प्रेसिडेंट nor secretary are all most powerful person of the managing committee. It is the entire managing committee which takes decisions. That I agree. अच्छा, एक चीज़ फॉर एग्जांपल देखिए, मैं जीशान भाई की बात को ऐड कर रहा था। आर्टिकल 8(2)(c देखिए, जिसमें कास्टिंग वोट है प्रेसिडेंट के पास। अब एक्स ऑफिशियो दोनों हैं, प्रेसिडेंट भी है, सेक्रेटरी भी हैं, और बराबर हो गए तो एक्स्ट्रा वोट भी कास्ट, लेकिन कास्टिंग वोट जो वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। तो ये एक दिखाता है कि प्रेसिडेंट का स्टेटस ऑब्वियसली एक स्टेप अहेड है। ठीक है। एग्जीक्यूशन जो है उसमें सेक्रेटरी ने ही अपना रोल प्ले करना है, उसमें प्रेसिडेंट ने डिसीजन मेकिंग में तो अपना रोल प्ले करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन में फिर सेक्रेटरी को लीड लेनी है। सो इस तरह से ये मैनेजिंग कमेटी चलती है कि आप अभी आएंगे आगे तो कन्वीनर्स भी आएंगे, हर सब कमेटी का कन्वीनर है। तो अच्छा ज़ैनब, मैं प्लीज हमारे कराची टैक्स बार में ये बड़ा मशहूर है जुमला, और जब मैं सेक्रेटरी बना था तो मुझे ये टाइटल दिया गया था, तो उसके बाद से ये टाइटल पड़ गया कि जो सेक्रेटरी होती है ना, जो भी सेक्रेटरी होता है वो उस एसोसिएशन की माँ का किरदार करता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो बाप का किरदार करता है। सही है। तो आप इसको इन शॉर्ट इस तरह से करें कि सेक्रेटरी जो है वो माँ का किरदार अदा करेगी, और जो प्रेसिडेंट है वो बाप का किरदार अदा करेगी। अच्छा ज़ैनब, इसमें थोड़ा सा देखें, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि ऑनरेरी सेक्रेटरी विल डू हायरिंग एंड फायरिंग, सारी जो है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। Exactly. तो अब कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट जो है, अब आप प्रेसिडेंट हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, कंसल्टेशन करने गया आप जो है, और वाइस वर्सा, तो जो है वो कंसल्टेशन में नहीं, हम दोनों जो है वो एक दूसरे से, तो अब किसकी, हु इज द फाइनल अथॉरिटी? I would say that the final authority would be that of the president, because he is with more power. Secretary के भी powers हैं, administrative duties, और is a very important position secretary की भी। लेकिन बात ये है कि president जो है he is just like chief executive officer of the company. This is my view, and I think कि कंसल्टेशन करने के कोई ना कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना। अगर वो प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते हैं सेक्रेटरी, तो फिर कंसल्टेशन का कोई यूज़ नहीं है। सही है। इस पर मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत मशहूर जजमेंट है,
और बहुत वैलिड जजमेंट है कंसल्टेशन के टर्म पर Exactly. कि कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, वो जो वहाँ हमारा हाँ, प्राइम हमारे मिनिस्टर यहाँ एंड सही है। प्रेसिडेंट का जो ठीक- कंसल्टेशन ठीक है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बाकायदा, और वो बहुत डिटेल है, और वो हमारे मैंने नोट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बहुत सारी जगहों पर एग्जैक्टली, मैं इसीलिए एक को मैंने उठाया कि एक जगह अगर- कंसल्टेशन हैज टू बी अ मीनिंगफुल कंसल्टेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूछा और वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा लेकिन वो लेफ्ट पर टर्न हो जाए, ऐसा नहीं है। कंसल्टेशन हैज टू बी अ मीनिंगफुल कंसल्टेशन, spirit वाली बात। डिटेल। हाँ, और अलग। इनको एडवाइस भी सुननी है, प्रेसिडेंट साहब जो एडवाइस दे रहे हैं तो वो सेक्रेटरी साहब को सुननी है। अच्छा जीशान मर्चेंट साहब, 10E हमारा है। 10E जो है वो ये कह रहा है कि जी इन एडिशन टू नॉर्मल एक्सपेंडिचर टू इनकर एंड एक्सपेंसेस अप टू 10,000 रुपीज़, इसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट कर दें। नॉर्मली होता क्या है कि आपको किसी भी इदारे को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अब एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक वो कि जो फिक्स एक्सपेंडिचर है यानी वो तो होना ही होना है, और एक वो जो वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल एक्सपेंडिचर को ऐसे समझ लीजिए कि अब जमात का ऑफिस है, वहाँ बल्ब ख़राब हो गया, सही है। अब वो बल्ब ठीक कराने के लिए मुझे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाना नहीं पड़ेगा, सही है। लेकिन normal day to day expense, अब सही है। डे टू डे एक्सपेंडिचर है ना, तो उसमें एक जैसे पेटी कैश का इंप्रेस्ड होता है ठीक है, कि इतने पैसे सेक्रेटरी की सवाबदीद है कि वो उसे वो खर्च कर सकता है। उसके लिए ना किसी कमेटी की अप्रूवल की ज़रूरत है, ना प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन की ज़रूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ज़रूरत है कि consultation। 10,000 रुपए तक इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। 10,000 आप देखें तो रुपए सही, तक यानी normal। वो जो हसन भाई कह रहे थे ना कि अभी चेंज करने की बहुत 10,000 रुपये अब आजकल आप सोच रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपए तक, अब मैंने जैसे एग्जांपल आपको बल्ब की दी, 100 रुपए का बल्ब है, अब मैं प्रेसिडेंट से पूछना चाहूँगा कि यार ये मैं बल्ब चेंज कर लूँ, तो बहुत सारे रोल्स वो होते हैं कि जो सेक्रेटरी अपनी पावर का खुद इस्तेमाल करता है, अनलेस वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट में नहीं है, अनलेस वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से वायलेट नहीं कर रही। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट की नॉलेज में लाने की ज़रूरत लाजमी है तो लाएगा, वरना अदरवाइज अगर हम 10,000 पे भी ये कह दें कि प्रेसिडेंट की सवाबदीद के कंसल्टेशन के बगैर नहीं होगा तो जमात तो नहीं चल सकती। नहीं नहीं देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ Again, कि but अब आज के दौर में 10,000 क्या, मेरा ख्याल है कि लाख रुपए तक का भी वो इन नहीं एडिशन टू है, लेकिन हम बात करेंगे उसमें लिखा है। नॉर्मल एक्सपेंडिचर तो करेगा ठीक है, अप टू 10,000 रुपए तक समझ गए, राइट। वो कर लेगा, लेकिन जहां 10,000 रुपए से ऊपर क्रॉस कर रहा है फिर प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन आ जाएगी। और फिर उसको बाद में मैनेजिंग कमेटी से अप्रूव भी करवाना है मेरा अगर ख्याल है। कोई ऐसे ही ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर वो बड़ा खर्चा है तो ऑब्वियसली जब तक ईसी उसका अप्रूवल ना दे, फॉर इंस्टेंस अगेन चूंकि मैं कराची टैक्स बार में रहा हूँ तो मैं वहाँ की एग्जांपल ज़्यादा कोट करूँगा कि अगर हमें कोई भी चीज़ कोई रेनोवेशन करनी होती तो वी हैड टू टेक गो टू ईसी कि भाई हम ये खर्चा करने जा रहे हैं, इसका ये बजट है, ये बजट में इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अगर ईसी अप्रूवल देती थी वी शुड डू इट। अच्छा, ईसी का मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे इलेक्शन हमारे हमारे मैनेजिंग कमेटी, वहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्ड इस्तेमाल। तो अगर मैं ईसी कहूँ तो और आप आजकल तो समझिए सबके जहन में तो वो सीधा सीधा managing इलेक्शन committee कमीशन, इलेक्शन ही आ रहा है। नहीं आप उसको मैनेजिंग कमेटी समझिएगा। वैसे ही EC मुल्क में इलेक्शन का सीजन चल रहा है। हाँ, तो अब मैं उसको चेंज करता हूँ, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैनेजिंग कमेटी के पास जाना पड़ेगा और You don't need मैनेजिंग to take your words back, just कमेटी अप्रूवल दे दे। अच्छा तो दिशा फिर में उसको थोड़ा सा करेंगे। और आगे जी, चलते हैं। प्लीज प्लीज क्लॉज 12 जी। क्लॉज 12 ट्रेजरर के हवाले से है जी। अच्छा, उसमें ये कह रहे हैं कि जी ट्रेजरर जो है वो अकाउंट मेंटेन करने जी। का और उसका सारा जिम्मेदार है। जी, जी। तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेजरर की यही है, ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर कि ये करना है नहीं करना है, उसको सिर्फ अकाउंट मेंटेन करना है। इसके मुताबिक मैं ये फिर अगेन कह रहा हूँ, इसमें अगेन लिखा है दो तरीके के काम है ट्रेजरर के पास। ट्रेजरर को करना ही कि डे टू डे जो भी खर्चा हो रहा है उसको लिखते रहना है, सही है, वो लिखकर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना देनी। ठीक है, ट्रेजरर का काम ये है कि वो चेक को साइन कर दे, ठीक है, क्योंकि को सिग्नेटरीज 2 सिग्नेचर्स होनी चाहिए, तो एक ट्रेजरर की होगी क्योंकि वो साइनिंग अथॉरिटी में से आता है, और एक सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट में से कोई भी एक साइन कर दे। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो अकाउंट्स बन जाए तो उन अकाउंट्स को जो है मैनेजिंग कमेटी के सामने रख दे, ठीक है। और फिर वो ऑडिट के लिए चले जाते हैं। जब आप ऑडिट पे आएंगे तो इसको मजीद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एज पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पैसे जमात में आएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश उसको बैंक में जमा कराना, ठीक है। जो खर्चे हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसके वाउचर्स बनाना, उस वाउचर्स के बाद जमात की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंबर्स के जो मैनेजिंग कमेटी, नॉट एग्जीक्यूटिव कमेटी सही। बट मैनेजिंग कमेटी को सामने रखे साल के आखिर में, और फिर मैनेजिंग कमेटी जब अकाउंट्स को देख ले, अप्रूव कर ले, तो फिर वो जाते हैं ऑडिटर के पास ताकि वो उसका ऑडिट करे और वो उसकी वेरासिटी को चेक करे कि जो एक्सपेंस हुआ है या जो पैसे आए हैं उसकी प्रॉपर यानी रिकॉर्डिंग मैं है। सच्ची बात बता रहा हूँ कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये था कि ऑनरेट ट्रेजरर का जो रोल है
वो जाहिर है कि वो भी जो अपना एक्सपेंस ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसमें उसका कोई रोल होगा, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक उसका रोल वो जैसे हम कहते हैं ना, उसका काम मुंशी का है। हाँ, जो मुंशी यानी का मैं यही मैं देख रहा था एंड बाय कि प्रैक्टिस भी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी यही है कि मैनेजिंग कमेटी डिसीजन लेती है ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना फिर ये सारे, उसके बाद जो है वो हमारा क्लॉज नंबर 13 है, और क्लॉज नंबर 13 में एमसी के हवाले से है। उसमें हसन अकबर साहब, मैं इसमें चाहूँगा कि ये इसका जो क्लॉज नंबर 13C है उसको अगर थोड़ा सा डिफाइन कर सकें कि Managing committee एमसी के- विल डिसाइड ऑन ऑल मैटर्स विच आर ब्रॉड बिफोर इट। यानी ये मेरी समझ में नहीं आया, विच आर ब्रॉड बिफोर इट से क्या मुराद है? कि सारे मैटर्स जो है वो एमसी के सामने नहीं जाने, सिर्फ जो उनके सामने जाएगा वो है, या मैं नहीं समझाऊँ उसको ज़रा सा प्लीज। एक्चुअली यूँ है कि जो भी प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं जमात के, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें उनके सामने लाई जाएंगी, देखिए जैसे हमने एक सब कमेटीज़ बना दी हमने हर चीज़ के लिए, तो सब कमेटी खुद अपना काम कर रही होती है, ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। जहाँ उनको कोई डिफिकल्टी होती है या जहाँ उनको कोई मेजर एक्सपेंस या नया एक्सपेंस क्रिएट करना है वो उनको, रेफर कर देते तो डेफिनेटली वो मैनेजिंग कमेटी के सामने पुटअप होता है, वो डिस्कस होता है, डेलिब्रेट होता है, और फिर एक कंसेंसस से उसका डिसीजन होता ठीक है। है। तो ये ब्रॉड बिफोर इट का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें लाई नहीं जाती हैं, कोई लाएगा ही नहीं और आसपास से कर लेगा, ऐसा नहीं है। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें करनी है, और ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट डिस्कस होता है यहाँ पर। सही है। मैं अगर थोड़ा सा हाँ, ऐड कर please, दूं, please, please। देखिए हमारे जो अभी आपने जब सवाल किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फ़ायदा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये फ़ायदा है कि जैसे हमारी सब कमेटीज़ हैं तो वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर होती है। बिल्कुल। सबसे पहले हम क्यों सब कमेटीज़ बनाते हैं कि हमें नीचे से लीडरशिप को ट्रेन करना है, नीचे से लोगों को ऊपर लाना है। तो उसका बेस्ट मीडियम क्या है कि हम सब कमेटी में मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं कि वो आएँ, जमात को देखें, जमात क्या करे, कंट्रीब्यूट करें, और फिर वो उनका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो सब कमेटी से मैनेजिंग कमेटी में आते हैं। तो जो लीडरशिप का पूरा एक मॉडल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा हुआ है कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी के 15 लोग होंगे, सब कमेटीज़ बनेंगी, और वो सब कमेटीज़ का एक लीडर होगा जो कि मैनेजिंग कमेटी का मेंबर Convener, एक convener। कन्वीनर। अब वो कन्वीनर जैसे उस कमेटी का प्रेसिडेंट हो गया, सही यानी लीडर हो गया, तो वो अब अपनी कमेटी को रन करेगा। सही है। जैसे हमारे एफआरसी के केसेस चल रहे होते हैं, तो वो डे टू डे अफेयर्स में मैनेजिंग कमेटी इंटरफेयर नहीं कर रही होती है, लेकिन कोई जहाँ ऐसा उनको मैटर आ गया तो वो चला जो जाए। डिफिकल्टी है वो पुटअप करेंगे। सर 13E जो कह रहा है कि कोरम 7 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। जी। अब ये इसका क्या मतलब है? पर्सनली का वर्ड आप कह पर्सनली रहे प्रेजेंट हैं जो ना। है, देखिए मैंने शुरू में जो स्पीच की ना, आपको जो आउटलाइन बताई कि 64 का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन सर है। मैं अगेन मैं देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ, मैं इसलिए कह रहा मैं हूं समझ गया, लेकिन कि- इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब ये है कि फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, बट मैं फिर ये कहूंगा कि ये 64 का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन That I है, agree, और that I चीजें agree। चेंज हो गई हैं Again, बहुत वही सारी। वाली बात है हाँ। कि ये आज का डिस्कशन अगेन इस बात को भी बहुत ज्यादा जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है कि कितनी सारी चेंजेस की जरूरत है। Definitely, ठीक है? definitely। लेकिन इस वक्त हम अगेन उस चेंजेस की तरफ नहीं जा रहे, हम अगेन इसमें जो लिखा है। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग सिर्फ उस वक्त हो सकेगी कि जब ये 7 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स Personally मौजूद पर्सनली फिजिकली। अब आजकल बट जैसे जैसे Zoom में है, कोविड ये हुआ, है, वो जैसे है। 2 साल कोविड का गुजरे हमारे, तो उसमें सारे जूम मीटिंग्स हो गई, और लेकिन अब तो अदरवाइज generally- पर्सनल उसकी जरूरत जरूरत, यानी अकॉर्डिंग अच्छा, मैं इसको- टू मैं इसको- कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हमारे पास है मैं इसको उसमें यूं personally इंटरप्रेट जरूरत। करूंगा, पर्सनल प्रेजेंस मींस दैट आई एम प्रेजेंट हियर एंड माइंडफुली प्रेजेंट हियर। अगर मैं बाय जूम भी अवेलेबल हूं, अगर मैं बाय वीडियो कॉल भी अवेलेबल हूं, और मैं जुडिशियली अपना माइंड अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं डिसीजन मेकिंग में अवेलेबल हूं, तो मेरे हिसाब से आज के मुताबिक इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनेगी कि मैं पर्सनली प्रेजेंट हूं यहाँ पर। हाँ, अब ये मेरा इंटरप्रिटेशन का physically- एक फर्क आ गया ना। हाँ, मेरा पर्सनली यहाँ ये- पर बैठे होना जरूरी नहीं है, सर, यही मेरा तो- डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट सर है। आपका यही पॉइंट बता रहा है कि आप एडवोकेट जनरल। अच्छा, मैं चेयरमैन हूँ। Interview- आप भूल गए मैं चेयरमैन सर, हूँ, chairman- मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एडवोकेट्स का चेयरमैन हूँ। अच्छा सर, 13H ये बता रहा है कि वैकेंसी ऑफ एमसी मेंबर्स जो है, इसमें मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये खुद ब खुद हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा है कि भाई एमसी का मेंबर अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो गया तो वो वैकेंसी हो गई, मिसाल के तौर पर किसी ने रिज़ाइन कर दिया वो वैकेंसी हो गई, कोई अनसाउंड माइंड हो गया, या एब्सेंट इन 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ एमसी विदाउट इंटीमेशन इन राइटिंग। मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें कुछ हैं जो ऑटोमेटिक अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल डेथ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा। ऊपर क्लॉज एच को शुरू से पढ़िए, जी। वैकेंसी शैल बी कॉज्ड, ठीक है। यानी इट हैज टू कॉज, शैल बी कॉज्ड मैंडेटरीली। ठीक है।
if a member dies, so you can't do anything else. If he has died, खत्म हो गया बात, बात ही unfortunately, खत्म हो so गई। he is out of the picture. Then if he resigns, so he is automatically out of the picture. Is certified or adjudged to be of unsound mind, for example. Last time ये हुआ था ठीक है। discussion. तो that has कुछ चीजें ऐसी हैं जो put up की जाएंगी before the managing committee. कुछ चीजें ऐसी हैं जो by operation of law apply कर जाएंगी, death पे apply कर जाएगी by operation of law. लेकिन in all these circumstances, managing committee के सामने तो obviously ये put up किया जाएगा सही है। that this is the position और इसकी वैकेंसी हुई है, what is to be done. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि आधे घंटे में हमारा खत्म हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है 35-40 मिनट्स हो गए हैं शायद। ये वाले पार्ट को हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्लॉज 15 ऑडिटर के हवाले से कि भाई एक ऑडिटर का होना ज़रूरी है जो अकाउंट्स को सारा जो बनेंगे उसको देखेगा। क्लॉज 16 से 18 जो है वो हमारी मुख्तलिफ मीटिंग्स के हवाले से है कि हमारी 3 तरीके की मीटिंग होती है। एक AGM जो कि साल में एक दफ़ा होती है और उसमें जो कोरम है वो 45 एडल्ट मेंबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी चीज़ देखें, ये जनरल मीटिंग्स जो है ना, जी चाहे वो एनुअल जनरल हो, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, चाहे ट्रायनियल हो, की है ये हमारी पूरी जमात की ये है कि मेंबर्स शुड पार्टिसिपेट इन दीज मीटिंग्स। सही है, मैक्सिमम नंबर्स में। आप माशाल्लाह हमेशा मौजूद होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे सीनियर मेंबर्स हैं जो हमेशा मौजूद होते हैं और कुछ जो है वो मेरी तरह कभी भी मौजूद नहीं होते हैं। तो ऐसा ना करें, इन जनरल मीटिंग्स को ज़रूर अटेंड करें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती हैं। फिर पूरा साल हम ये शिकायत कर रहे होते हैं कि जी ये चीज़ यूँ क्यों हुई है। आप जनरल मीटिंग में तशरीफ़ लाइए और ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए। हो सकता है कि कंसेंसस बिल्ड हो जाए और आपका ये जो आपका व्यू है वो प्रिवेल कर जाए। तो जनरल मीटिंग्स बहुत की है हमारे उसके लिए, किसी भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रायनल जनरल मीटिंग्स साल में 3 साल में एक दफ़ा होती है जिसमें इलेक्शन। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, इसमें जो हमारी AGM है उसमें बड़ा स्पेसिफिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 4 चीज़ें होंगी। एजेंडा 4 चीज़ें होंगी। एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी, दूसरा ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे, तीसरा ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा और चौथा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो वो भी इसमें होगी। तो ये AGM का जो हसन भाई कह रहे थे कि हमारे मेंबर्स को इसमें ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अमेंडमेंट अगर हो रही है तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन, उनका फीडबैक और उनकी जो सोच है उसका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है जिसके बारे में शायद लोगों को इतना ज़्यादा पता ना हो कि अगर मिसाल के तौर पर लोग चाहते हैं कि खुद किसी एक पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं तो 200 आदमी की साइन से वो जो है वो एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं MC को और फिर MC बाउंड हो जाएगी अगर वो तमाम चीज़ें जो है तो वो 21 डेज़ के अंदर कि वो उसको जो है वो बुलाएं। फिर क्लॉज 22 में इन्वेस्टमेंट जो है वो कि जो फंड्स हैं उस जमात के वो कहाँ इन्वेस्टमेंट होंगे और उसका डिसीजन MC करेगी। आर्टिकल नंबर क्लॉज 24 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जमात अगर करनी है तो किस तरह से करनी है उसकी पूरी डिटेल है। क्लॉज 25 ये मैं चाहूँगा अपना ज़ीशान मर्चेंट साहब, ये क्लॉज 25 जो लास्ट हमारी जो अमेंडमेंट हुई थी यानी दिसंबर 2018 में, इसको ये क्लॉज 25 जो है वो ऐड किया गया था। तो अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ये NPO से रिलेटेड है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी लाजमी है, चूँकि हम एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। हमारा तो काम है खर्च करना। खर्च किस पे करना है? सोशल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, यानी हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से पैसे कमाने नहीं है, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ पैसे खर्च करने हैं। सही है। तो अब वो कौन कर सकता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्लॉजेज जो थे वो मिसिंग थे। तो जब 2018 में जब ये अमेंडमेंट लाई जा रही थी तो ये अमेंडमेंट लाने की वजह क्या बनी? अमेंडमेंट इसलिए लाई जा रही थी कि हमें अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने, FBR के सामने रिकग्नाइज़ कराना था कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जब हमें डोनेशंस मिलें तो वो डोनेशंस जो है हमारी इनकम कंसिडर ना हो और उस पर टैक्स ना लग जाए। सो NPO को जो क्लॉज लाया गया वो लाने की वजह क्या थी कि हमें अपने आप को रजिस्टर करना था FBR के साथ, और FBR की कुछ कंडीशंस थी कि आप जो है आपके जो भी मेंबर्स होंगे वो कोई भी अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करेंगे। सही है। ना जमात से कोई सैलरी लेंगे, ना जमात के किसी काम में अपना बिजनेस का काम को डालेंगे। यानी फॉर इंस्टेंस मैं अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं फॉर इंस्टेंस पेपर का काम कर रहा हूँ तो मैं, और अगर मैं मैनेजिंग कमेटी का भी मेंबर हूँ तो मैं जमात को ये फोर्स नहीं करूँगा कि पेपर मुझसे ले, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सही है। तो जमात, ये कुछ रूल्स और लॉज हैं कि जो आपको फॉलो करने, जिसकी बुनियाद पे FBR आपको जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस देती है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना था? हमें अपने अकाउंट्स शेड्यूल्ड बैंक में रखने थे, नेशनल बैंक या नेशनल बैंक या किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में रखने थे। हमें जो हमारे
पैसे आ रहे थे और ख़र्चा करने के बाद अगर कुछ एक्सेस बच रहे थे तो लॉ ये कहता है कि 25% जो है हमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में या रीट में हमें उसको इन्वेस्ट कर देना। उसको इन्वेस्ट क्यों करना है? क्या कि जो आपकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, यानी आप फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए 1 साल के बाद अगले साल भी काम कर सकें, आपके प्रोजेक्ट्स रुक ना जाए। तो ये गवर्नमेंट का एक रूल था कि आपको ये करना है। थोड़ा सा मैं फिर add इसके भी साथ करूंगा। साथ एक आप कर लेंगे कंप्लीट। इसके साथ साथ एक ये लॉ था कि भाई आप जो भी काम करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में अपने एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई अगर अमेंडमेंट करेंगे तो उसके लिए कमिश्नर इनकम टैक्स का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो 2018 के बाद अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो पहली अप्रूवल कमिश्नर, लेकिन वो एनपीओ से रिलेटेड तो एनपीओ से रिलेटेड, उसको हमें बताना पड़ेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंड करना है। नॉर्मली कमिश्नर वो अप्रूवल फौरन दे देता है अगर वो फाइनेंशियली कोई ऐसी ट्रांजैक्शन को नहीं कर रहा कि जिससे जो जनरल पब्लिक या जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको कोई नुकसान हो, तो वो अप्रूवल फ़ौरन मिल जाता है। अदरवाइज़ वो फिर आपको अप्रूवल नहीं देता। अगर वो अप्रूवल नहीं देगा तो आप फर्दर अप्रूवल प्रेजेंट ही नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से एक क्लॉज ये है कि अगर आप डिसोल्यूशन होती है, यानी जमात, खुदा न खास्ता कल को हमने ये डिसाइड किया कि जमात के कॉन्स्टिट्यूशन को या जमात को अब ख़त्म करना है, तो जमात के ऊपर जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो पे ऑफ करने के बाद जो एसेट्स या फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स जो भी बच जाएंगे वो किसी और जमात को या किसी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आपको डिस्ट्रीब्यूट, जिसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट जिसके जो है आइडेंटिकल मैच कर रहा हूं। यानी अगेन वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता था, यहाँ पे आपके इंटरेस्ट का सेफ गार्ड होना बड़ा जरूरी है। इस पर 2 जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैं एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट कर दूं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का एक जजमेंट आया है जिसमें यही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन मांगा था। वो जरा देख लीजिएगा प्लीज, वो हमारे लिए जरा बाद में प्रॉब्लम करेगा वो जजमेंट हमारे लिए। एक वो, और दूसरा इसी तरह से एक और एसोसिएशन थी जिसका जब रेजोल्यूशन हुआ, वाइंडिंग अप हुआ, तो वो इट हैज टू गो इनटू अनदर एसोसिएशन। मैं जो शुरू में कह रहा था कि ऐसी बात है, डिसोल्यूशन की बातें ना चैरिटीज हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, हम मैंने जो शुरू में बताया कि चैरिटीज लॉज जब आ गया है तो अब चैरिटीज कमीशन इसको वो कर रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग लॉज से रिलेटेड ये एनपीओ वाला भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के मुताबिक बनाया गया है, एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद हमारे जो इसमें एक चीज और कि अब हमें डोनेशन भी अगर कोई लेना है तो वो क्रॉस चेक से लेंगे हम। अब वो बंदा है खुदा का कॉन्सेप्ट खत्म, डब्बे में से पैसे आ गए, डब्बे में से पैसे अब नहीं आए। अब इतने चूंकि एएमएल जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक वक्त जो लगा था टेरर फाइनेंसिंग, और तो उसको मिटिगेट, उसको रोकने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने अब ये कंडीशन कर दी है। 2 कंडीशंस हैं कि अगर हम एक तो अप्रूव एनपीओ हैं तो हमें जो भी डोनेशन मिलेगा वो क्रॉस चेक से होगा, और जो डोनर है वो डोनर उसका टैक्स रिबेट ले सकता है। तो जब हम एनपीओ अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से अब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिकग्नाइज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब हमें अगर जमात को कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर डोनेशन देता है तो अगर वो कंपनी है तो अप टू 20% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अपनी, जो टोटल टैक्स अगर 100 रुपये है तो उसमें 20 रुपये तक का रिबेट मिल सकता है। और अगर वो इंडिविजुअल है, मैं और आप अगर डोनेशन देते हैं जमात को, तो 30 रुपये तक, अगर 100 रुपये की मेरी टैक्स लाइबिलिटी है तो उसमें से 30 रुपये तक माफ़ हो जाएंगे। तो ये एक एनपीओ का जहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अब अगर हमारी कम्युनिटी मेंबर्स ही अपनी जमात को अगर डोनेशन देंगे तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, जमात अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़े आसानी से रन कर सकेगी। 2, उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका, बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब आपका, हसन अकबर साहब आपका। इस तरीके से आज का हमारा ये जो प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला हिस्सा था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह एक और इसी तरीके की सेटिंग करेंगे जिसमें जो हमारे बायलॉज हैं, एक इलेक्शन बायलॉज हैं और एक इसके अलावा भी जो बायलॉज हैं, उसको हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे दूसरे प्रोग्राम में। तो ये पहले हिस्से के अंदर हमने जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे टोटल 27 क्लॉजेस थे उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश तो बहुत की कि जल्दी जल्दी करें, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि शायद 45 मिनट्स जो है वो हमें लग गए। जो हमने टारगेट किया था वो 30 मिनट्स किया था, लेकिन नॉट बैड, आई थिंक अच्छा डिस्कशन हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। नाज़रीन, इसमें जो हमारा मकसद था वो यही था अगेन कि जो ये किताब कह रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। एक सीधी बात है कि मैं भी आज जो है वो अगर इसको मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था तो शायद आज से 6-7 साल पहले पढ़ा होगा। तो ये खुद हम अपनी एक तरीके से वो कर रहे हैं कि हम जो है वो एक जमात
अपनी जमात और ये सारी बातें करते हैं, लेकिन उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम भी पढ़ने का इतना टाइम नहीं देते हैं। कोशिश करें, ये जो एक छोटी सी कोशिश थी कि ये जो है वो लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। और आपने खुद ये देखा होगा इस डिस्कशन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आई कि जिसको हमने चेंज करने की या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि वक्त के साथ साथ जो है, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो वक्त के साथ साथ होगा। इसके साथ ही इस प्रोग्राम के हद तक जो है वो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।